इंट्रोडक्शन बताया गया है इसमें कि भारत एक प्राचीन देश है और कुछ अनुमानों के अनुसार भारतीय सभ्यता लगभग 5000 साल की है। कि जो भारत की सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसको कम से कम 5000 साल ही हुए हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि इसका समाज ही बहुत पुराना और जटिल होगा। इसलिए भारतीय समाज विविध संस्कृतियों, लोगों, विश्वासों और भाषाओं का जटिल मिश्रण है, जो कि कहीं से भी आया हो लेकिन अब इस विशाल देश का हिस्सा है। यानी कि यहाँ ये कहने का मतलब है कि भारत में जो भी लोग रह रहे हैं, जो इतना भी समाज बना हुआ है, लोगों से बना हुआ है, और इसमें बहुत पुराने और नए लोग भी शामिल हैं। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लोगों की भाषाएं हैं, लोगों के विश्वास अलग अलग है, उनका पहनावा अलग अलग है, उनका खान पीन, रहन सहन सब कुछ अलग अलग है। और इन अलग अलग संस्कृतियों को मिलाकर ही हमारा देश बहुत बड़ा विशाल देश बना है। यह जटिलता और समृद्धि भारतीय समाज को एक बहुत जीवंत और रंगीन सांस्कृतिक देश बनाता है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके कल्चर हैं, अलग अलग उनकी रहन सहन है, रिचुअल्स हैं। तो उन सबको मिलाकर जो हमारा देश बन रहा है, एक रंगीन सांस्कृतिक देश बन जाता है। हमारे भारत देश में आज भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो भारत के विकास में बाधा बनी हुई हैं, जैसे गरीबी, जनसंख्या, प्रदूषण, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, असमानता, लैंगिक भेदभाव, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, शराब, नशाखोरी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा। यानी कि जो हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करना, वो इन समस्याओं के बारे में हमें डिटेल में लिखना है। गरीबी के बारे में लिखना है, जनसंख्या के बारे में बताना है, प्रदूषण, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, असमानता, लैंगिक भेदभाव, आतंकवाद। तो ये सारी समस्याएं हैं भारत में, जिसका हम अपने समाज शास्त्र में फोर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करेंगे। अब है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया की, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हम कहाँ से सामाजिक समस्याएं आई हैं, कैसे कैसे ये बढ़ती गई हैं। भारतीय समाज को कई मुद्दों के साथ जोड़ दिया जाता है जो सामाजिक समस्याओं का रूप ले लेती हैं। फुलर और मेयर्स के अनुसार जब समाज के अधिकांश सदस्य किसी विशिष्ट दशा एवं व्यवहार प्रतिमानों को अवांछित, आपत्तिजनक मान लेते हैं, तब उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। कि क्या है, कुछ ऐसी बातें हैं हर सोसाइटी में, हर समुदाय में कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं। देखो, हम समाज के अंदर रहते हैं तो समाज के नॉर्म्स को, उसके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद अपना जो जीवन यापन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ समस्या हो जाती है, कोई अलग अलग सिचुएशन हो जाती है, या कोई ऐसे पैराडिग्राम्स उसके सामने आ जाती हैं जो उसको अच्छे नहीं लगती, किसी को कोई आपत्तिजनक शब्द बोल दिए, किसी के बारे में हमने कुछ गलत बोल दिया, तो ये क्या है, ये सामाजिक समस्याओं का रूप ले लेते हैं। बात छोटी सी होती है और छोटी बात बढ़कर एक इतना बड़ा रूप ले लेती है कि वो सामाजिक समस्या बन जाती है। एक सामाजिक समस्या सामान्य रूप से ऐसी स्थिति है जो एक समाज के संतुलन को बाधित करती है। अगर हमारे समाज में समस्याएं बढ़ जाती हैं तो उससे क्या है, उस समस्या में कारण समाज में संतुलन बिगड़ जाता है। अब प्रेजेंट सिनेरियो ले लो, सामाजिक समस्या क्या है, कोरोना एक समस्या ही तो है। इसने क्या किया है, हमारे समाज के संतुलन को बिगाड़ दिया है, सबको घरों में कैद कर दिया, कोई बाहर नहीं जा सकता। तो ये क्या है, एक छोटे से रूप में इसने जन्म लिया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या है, पूरी वैश्विक समस्या बन गई है। अगर हम मानव समाज के इतिहास पर दृष्टि डालें तो यह विभिन्न तरह की समस्याओं और चुनौतियों का इतिहास रहा है। समाज चाहे शिक्षित ही क्यों ना हो, सभ्य ही क्यों ना हो, समस्याएं हर जगह व्याप्त हैं। यही समस्याएं सामाजिक विघटन का कारण है। सामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री ग्रीन ने कहा है, यानी कि यहाँ एक परिभाषा दी है ग्रीन ने। इन्होंने ये बताया है, सामाजिक समस्या ऐसी परिस्थितियों का पुंज है जिसे समाज के बहुसंख्यक अथवा पर्याप्त अल्पसंख्यक द्वारा नैतिकता गलत समझा जाता है। अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक क्या है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जिस जातियों की संख्या कम है, तो उनको क्या समझा जाता है, नैतिकता गलत समझा जाता है, नैतिक तौर पर उसको हम अच्छा नहीं समझते। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इंडिया कि भारत में ऐसी कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं। सामाजिक समस्याएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। हालांकि इन विविध समस्याओं को मोटे तौर पर
4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? ये समस्याएं आर्थिक वितरण में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी। अब जो कोरोना चला हुआ है, इसने क्या किया है? आर्थिक कारक को तो बढ़ावा दिया है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रेहड़ी लगाकर अपना जीवन यापन करते थे, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, उन लोगों के जीवन में एक असंतुलन उत्पन्न हुआ है, जिससे गरीबी, बेरोजगारी फैल गई है। अब उनको अपना पेट भरने के लिए खाने पीने की समस्या छिड़ी हुई है कि वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो मेन कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी कई कारकों से उत्पन्न होते हैं। जब मुद्रास्फीति हो जाती है या उत्पादन नहीं बढ़ता, तो सबसे ज्यादा जो मार आती है वो गरीबों पर आती है और बेरोजगारों पर आती है। सांस्कृतिक कारण या कारक। ऐसी समस्याएं जो किसी राष्ट्र या समाज के स्थापित मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं, कानूनों और भाषाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, किशोर अपराध आदि। दहेज का भी आप लोगों को पता है कि जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो उस समय लड़के वालों को कुछ सामान दिया जाता है, उसको दहेज बोला जाता है। बाल विवाह, जब कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है। किशोर अपराध, किशोर अपराध होते हैं कि जो 18 साल से ऊपर के हैं या फिर 18 साल से जो नीचे के हैं, वे लोग जो अपराध करते हैं उनको किशोर अपराध की श्रेणी में माना गया है। जैविक कारक। जैविक कारक क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, संक्रामक रोग, अकाल आदि के कारण होने वाली समस्याएं क्या है? जैविक कारकों का रूप ले लेती हैं। मनोवैज्ञानिक कारक। बीमार मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य से उत्पन्न समस्याएं इस श्रेणी में आती हैं कि किसी को डिप्रेशन हो गया है, किसी की इच्छा अगर पूरी नहीं हुई है तो उसकी जो अनकॉन्शियस में उसकी जो इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई वहां चली गई हैं, उससे उसको डिप्रेशन हो गया है, इंसोमिनिया हो जाता है। तो ये सब कारक क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। थोड़ा सा इसमें ये बताया गया है कि मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, के भारत में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं और अपना रूप धारण की हुई हैं। आज हमारे समाज में जो सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं, उन्हें शायद ही कभी सूचीबद्ध किया जा सके। उनमें से प्रमुख है किशोर अपराधी, बाल शोषण। बाल शोषण ये होता है कि जो 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे हैं, जिनको आपने देखा है ढाबों में काम करते हुए, होटलों में काम करते हुए, होता है बाल शोषण, या मजदूरी करते हुए देखा है। धोखा, कोई किसी को धोखा दे देता है, कोई किसी के पैसे निकाल लेता है, कोई किसी को चाल साज के फंसा करके मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, तो उससे वो पैसा ठग लेता, धोखा करता है। ड्रग पैडलिंग है, ड्रग लोग बेचते हैं, लोग कानून से छुप कर बेचते हैं। मुद्रा तस्करी, ये जब पैसों का आदान प्रदान हो जाता है उनकी लूट खसुट हो जाती है। घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है। सार्वजनिक निधियों का गबन, छात्र और युवा अशांति, सांस्कृतिक हिंसा, धार्मिक असहिष्णुता, सीमा विवाद, बेईमानी, चुनाव में धांधली, कर्तव्य के प्रति कमिटमेंट न देना, परीक्षा में गड़बड़ी, अनुशासनहीनता, अन्य प्रजातियों के लिए अनादर, सकल आर्थिक असमानता, गरीबी, बीमारी और भूख, व्यापक अशिक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी, अन्याय, अधिकारों का दुरुपयोग, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, जनता का शोषण, भेदभाव, जातीय भाषावाद, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार, अक्षमता की कमी, गृह युद्ध, सूखा, मानव तस्करी, बाल श्रम इत्यादि। तो ये सारी समस्याएं हैं। इनमें से हम कुछ एक समस्याओं को आगे एक्सप्लोर करेंगे। गरीबी। गरीबी क्या है? गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक घर जीवित रहने के लिए भोजन, कपड़े और आश्रय आदि जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। भारत में गरीबी एक व्यापक स्थिति है। स्वतंत्रता के बाद से गरीबी एक मुख्य चिंता बनी हुई है। यह 21वीं सदी है और गरीबी अभी भी देश में बनी हुई है, कि आज भी हमारे देश में एक ऐसा देश है जिसमें गरीबी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर मजदूरी करते हैं, बाल श्रम करते हैं, और अगर कोई अकाल आ जाता है या कोई महामारी आ जाती है तो उस समय गरीब में जो लोग व्यतीत हो रही हैं, उनका जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से व्यापन नहीं हो पाता है। निरक्षरता यानी कि अनपढ़ता क्या है? निरक्षरता एक ऐसी स्थिति है जो राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। भारत की अधिकतर आबादी निरक्षर है। भारत सरकार ने हालांकि निरक्षरता के खतरे को निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत का विकास लोगों के साक्षर होने से ही हो पाएगा।
अभी भी आज भारत देश में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे कस्बे हैं जहां पर लोग अनपढ़ हैं। और मेन कारण क्या है कि वहाँ की जो उन लोगों की एक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती कि वो बच्चों को स्कूल भेज सकें। तो इस वजह से काफी सारी जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनपढ़ रह जाती है। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह का दूसरा स्थान है। यानी कि जो समस्या है वो हमारे यहाँ पर बाल विवाह की है। पहला कानून जो बनाया गया था वह 1929 में बाल विवाह निरोधक कानून था, जो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था। बाल विवाह भारत में व्यापक सामाजिक समस्याओं में से एक है, जिसका अंत लोगों को जागरूक करके ही होगा। कि जब तक हम लोगों को नहीं समझाएंगे तब तक वो लोग बाल विवाह करना बंद नहीं करेंगे। मोस्टली तो हर जगह इम्प्रूवमेंट हो गई, लेकिन कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी बाल विवाह होता है। भूखमरी, भूखमरी क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसका परिणाम कुपोषण है, यानी कि उन लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, वो अच्छे से अपना पेट नहीं भर पाते, जिसके बारे में ध्यान नहीं रखने पर अंत में मृत्यु हो जाती है। काशिकोर और मारसम बीमारियों की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोग ऐसे आहार ले रहे होते हैं जो पोषक तत्वों, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, फाइबर से भरपूर नहीं होते। भारत के संदर्भ में यह कहना अनावश्यक है कि खाद्य वितरण प्रणाली त्रुटिपूर्ण है, लेकिन अब इन समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि अब मोस्टली जो भूखमरी से लोग मर रही हैं उनके लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनके काफी इम्प्रूवमेंट किया है, खाने पीने के सामान की व्यवस्था उनके लिए की है, राशन कार्ड उनके लिए बनवाई है, तो अनाज तो थोड़ा सस्ता उन लोगों को मिल जाता है। बाल श्रम, बाल श्रम क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे जो काम करवाया जाता है वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। बाल श्रम का मतलब है आमतौर पर भुगतान के साथ उसके बिना किसी भी काम में बच्चे का रोजगार है। बाल श्रम केवल भारत में ही नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। जहां तक भारत का संबंध है, यह मुद्रा एक दुष्चक्र है, क्योंकि भारत में बच्चे ऐतिहासिक रूप से अपने खेतों और अन्य प्राथमिक गतिविधियों में माता पिता की मदद करते हैं। मोस्टली भारत में खेतों में भी काम करते हैं बच्चे, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो बहुत ही लाचार हैं, जिनके पास जमीन भी नहीं है, जो लोग मजदूरी करते हैं, उन लोगों के बच्चे होटलों में या फिर ढाबों पर काम करते पाए जाते हैं। और जो बाल श्रम है वो भारत में ही नहीं लेकिन पूरे संसार में ही एक ऐसी घटना है जहाँ पर बाल श्रम का प्रयोग किया जाता है। भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार राष्ट्र की रीढ़ को बर्बाद कर रहा है, लेकिन आजकल तो भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। सरकार को रिश्वत देने वाले लोग और रिश्वत लेने वालों के खिलाफ समान रूप से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं वो ज्यादा फैलाते जा रही हैं। रिश्वत पहले कम थी, लेकिन अब रिश्वत बढ़ गई। जो जितनी ज्यादा रिश्वत देता है उसका काम पहले हो जाता है, नहीं भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही जा रहा है। आतंकवाद, भारत के विभाजन के बाद के दिन से आतंकवाद ने भारत को प्रभावित किया हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद लंबे समय से अनसुलझा मुद्दा रहा है। इसका उपयोग करते हुए पड़ोसी देश ने भारत के खिलाफ आतंक का सबसे अधिक इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जो प्रेजेंट है हमारा, जो आधुनिक समय है, अब इसमें जो जम्मू कश्मीर है उसको पाकिस्तान से आजाद करवा लिया गया है और अब ये भारत का ही हिस्सा बन गया है। जो भारत का कानून, जो संविधान पूरे देश पर लागू होता था, अब वह कानून और संविधान मूल रूप से जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। यानी कि भारत में एक ही कानून है और एक ही संविधान लागू है। सांप्रदायिकता, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण होने के कारण भारत में सांप्रदायिक मतभेदों को बढ़ावा मिला है। सांप्रदायिक झड़पों के कारण देश भर में विभिन्न घटनाओं में बहुत हिंसा होती है। इस तरह की घटनाएं होने के कारण भारत आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित होता है। यानी कि हर कम्युनिटी में, हर संप्रदाय में जातिवादी झगड़े होते रहते हैं, कभी भाषा के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर। तो इससे क्या है, सांप्रदायिकता फैलती है। हिंदुओं की, मुस्लिमों की अलग अलग अपनी कौम है, तो ये अपने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ झगड़े करते रहते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या है कि पिछले वर्षों में मुद्रास्फीति को आम आदमी द्वारा सामना करते हुए देखा गया है। गरीब वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने लोगों में रोष पैदा कर दिया है।
खाद्य पदार्थों, ईंधनों की बढ़ती दरों के ने मध्यम वर्ग की जेब को इतना प्रभावित किया कि जिससे लोगों में मुद्रास्फीति का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो चीजें पहले बहुत सस्ती हुआ करती थी, बहुत महंगी हो गई हैं। खाद्य तेल भी महंगा हो गया है, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। तो इससे क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है और खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है। महिलाओं का शोषण। भारत में महिलाएं हर समय एक निरंतर भय से युक्त रहती हैं। अकेले बाहर जाने का डर भारत में रहने वाली हर महिला के मन को परेशान करता है। देश भर में यौन शोषण और बलात्कार के बढ़ते मामलों ने भारत की प्रतिष्ठा पर एक काला निशान छोड़ दिया। ये एक ऐसी समस्या है जो अभी हाल में ही हो पा रही है। यानी कि अब भी यौन शोषण है, लेकिन जितना पहले हुआ करता था उससे इसकी जो परसेंटेज कम हो गए। लेकिन अभी भी जो हमने हाल ही में किस्से सुने हैं, जैसे दिल्ली का हमने एक केस सुना था, तो ऐसे ऐसे हर शहरों में घटनाएं होती हैं, लेकिन इनकी जो परसेंटेज है वो कम हो गई है। प्रेजेंट सिनेरियो, इनकी वर्तमान परिदृश्य में क्या है भारत। हम अपने देश को दुनिया के एक आधुनिक अग्रगामी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, और यह सच है कि भारत वैज्ञानिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के साथ साथ एक राष्ट्र के रूप में दुनिया में प्रगति कर रहा है। लेकिन जहां तक सामाजिक विकास का सवाल है, अभी भी दुनिया के सबसे कम रैंक वाले देशों में ही भारत एक स्थान है। 2013 का अगर हम सूचकांक देखें, HDI सूचकांक देखें, तो भारत की रैंक की दुनिया में 187 देशों में से 135वां स्थान है। यानी कि टोटल हमारे देश में 187, वर्ल्ड में 187 देश हैं, उनमें से हमारे देश का स्थान है 135वां, जो रिपोर्ट में सूचीबद्ध है। इसी से यह पता चलता है कि एक समाज के रूप में हम अभी भी एक नकारात्मक अर्थ में रूढ़िवादी मान्यताओं के लोग हैं, जो सभी की समानता और भाईचारे की धारणा का विश्वास नहीं करना चाहते। हालांकि कई सरकारी और गैर सरकारी NGO सामाजिक क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अभी बहुत अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा हमारे देश की शर्मनाक प्रथाओं में से एक है। हालांकि सरकार और गैर सरकारी संगठनों में कई तरह के निषेधात्मक उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन ये अभी भी जारी है। इसका वास्तविक कारण हमारे देश के समाज की प्रतिष्ठात्मक अव्यवस्था है, जो पुरुष को श्रेष्ठ अधिकारी और महिलाओं को उनके अधीनस्थ मानती है। इस प्रकार यह विश्वास प्रणाली या लोगों की सांस्कृतिक कंडीशनिंग है, जो समाज को तेज गति से बदलने में अनुमति नहीं दे रही है। यानी कि आज भी कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को, लड़कियों को एक छोटे लेवल पर समझा था कि पुरुष ही महान है, पुरुष के अकॉर्डिंग उनको चलना है। हालांकि समाज में कई सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे कि अब लड़कियां बड़ी संख्या में स्कूल जा रही हैं और उनका रोजगार अनुपात भी बढ़ रहा है। पूरी तरह से निरक्षरता कम हो रही है। SC/ST एक्ट की स्थिति में भी सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारे पास आंकड़े हैं वो संतोषजनक नहीं है। हम अपने घरों में महिलाओं के खिलाफ असमानता देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा दैनिक आधार पर भी